बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस करने जा रहे हैं स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम की एक टाइप है राउंड रॉबिन, उसके बारे में। तो आज के टॉपिक्स के कंटेंट्स में देखेंगे राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद इसके एडवांटेजेस देखेंगे, किन सिनेरियो में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बाद एक एग्जांपल से इसकी डिटेल को वाज़े करेंगे, और इसके बाद एट द एंड कुछ इसके डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे कि इसको इस्तेमाल करने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, वो क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आया राउंड रॉबिन क्या है। राउंड रॉबिन scheduling algorithm is one of the most popular scheduling algorithm which can actually be implemented in most of the operating system. राउंड रॉबिन scheduling एक ऐसी टेक्निक है या एल्गोरिदम है, scheduling एल्गोरिदम है जो बेसिकली आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द प्रिमिटिव वर्जन ऑफ द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व scheduling। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ये प्रिमिटिव वर्जन है। प्रिमिटिव मीन जो पहला प्रोसेस आएगा रेडी क्यू में उसको सबसे पहले ट्रीट आउट किया जाएगा विद सीपीयू, लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उन प्रोसेस को सस्पेंड भी किया जा सकता है। द एल्गोरिदम फोकस ऑन द टाइम शेयरिंग। इन दिस एल्गोरिदम एवरी प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड इन अ साइकिल वे। इसमें हर प्रोसेस को कुछ टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में उसको एग्जीक्यूट होना होगा सीपीयू से, और उसके बाद एक साइकिल होगा कि उसमें जितने भी प्रोसेस हैं उनकी बारी बारी वो टाइम के अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट होंगे। अ सर्टेन टाइम स्लाइस इज डिफाइंड इन द सिस्टम विच इज़ कॉल्ड टाइम क्वांटम, और उसमें एक टाइम स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि हर प्रोसेस को जस्ट उतना टाइम देंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस को, और इसके बाद नेक्स्ट, और एट द एंड लास्ट प्रोसेस के बाद फिर अगेन फर्स्ट प्रोसेस को ट्रीट किया जाएगा, वो टाइम दिया जाएगा, और उस स्पेशल टाइम को टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस भी कहते हैं। ईच प्रोसेस प्रेजेंट इन द रेडी क्यू इज असाइंड द सीपीयू for that time quantum. If the execution of the process is completed during that time, then the process will terminate, else the process will go back to the ready queue and waits for the next turn to complete the execution. अब इसमें हर प्रोसेस को जो कि रेडी क्यू में होंगे उसको सीपीयू को असाइन करने के लिए एक टाइम दिया जाएगा, स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा। विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम अगर कोई प्रोसेस अपनी टर्मिनेशन या एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर उसका टाइम विद इन दैट टाइम अगर उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती तो उसको अगेन रेडी क्यू में नेक्स्ट टर्न के लिए भेज दिया जाएगा। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि रेडी क्यू में जो भी प्रोसेस आएगा देखा जाएगा, उसका जो भी बस टाइम होगा अगर उसका क्वांटम टाइम से अगर वो लेस होगा तो फिर क्या किया जाएगा, उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट होगी और उसके बाद उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो फिनिश हो जाएगी। अगर उसका बस टाइम मतलब उसका जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम है उस क्वांटम टाइम से बड़ा है, मतलब विद इन दैट क्वांटम टाइम उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो सकती, तो फिर क्या किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूशन जो टाइम है वो देने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन अगर फिनिश नहीं होती उसको अगेन से फिर रेडी क्यू में भेज के फिर उस प्रोसेस को नेक्स्ट राउंड में लेके आएंगे। ये बेसिकली एक फ़्लो चार्ट है जिसमें समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। अगर उस जो क्वांटम टाइम के अंदर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो टर्मिनेशन के बाद उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगी, अगर नहीं होती उसको अगेन रेडी क्यू में लेके आने के बाद जब उसकी नेक्स्ट राउंड में बारी आएगी तो उसको अगेन उसकी एग्जीक्यूशन होगी। अब इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। इट कैन बी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द बर्स्ट टाइम। अब ये बेसिकली एक्चुअली इसकी इम्प्लीमेंटेशन है और इसका जो है डिपेंड वो उसके बर्स्ट टाइम पे नहीं करता बल्कि उसका जो है वो क्वांटम टाइम पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट सफ़र फ्राम द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन और कन्वे इफेक्ट। अब इसका जो सबसे अहम एडवांटेज वो ये है कि इसमें कोई भी प्रोसेस स्टारवेशन में नहीं जाएगा। वो स्टारवेशन में कोई प्रोसेस तब जाता है जब उसको रेडी क्यू में काफ़ी देर लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना पड़े, लेकिन इस राउंड रॉबिन में हर प्रोसेस को इक्वली टाइम दिया जाएगा, एक के बाद फिर नेक्स्ट,
तो इसलिए हर प्रोसेस की बारी आ जाती है अपने राउंड में, तो इसलिए कोई प्रोसेस ज़्यादा वेट नहीं करेगा तो स्टारवेशन की सिचुएशन अकर नहीं होगी। ऑल द जॉब्स गेट्स अ फेयर एलोकेशन ऑफ CPU, इसमें हर प्रोसेस को फेयरली CPU की जो एलोकेशन है वो अवेलेबल होगी। अब इसमें राउंड रॉबिन के एक एग्जांपल से हम लोग इसको डिटेल से वाज़ेह करते हैं। सपोज़ हमारे सामने 6 प्रोसेस हैं, P1 से लेके या इस प्रोसेस ID 1 से लेकर 6 तक हैं। देयर अराइवल टाइम भी दिए गए हैं और उसके अगेंस्ट उसका बस टाइम भी दिया गया है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आने वाला प्रोसेस जो है P1 है, क्योंकि वो अराइवल टाइम 0 पे आया, और इसके बाद अराइवल टाइम 1 के ऊपर प्रोसेस 2, और अराइवल टाइम 2 के ऊपर प्रोसेस 3, 3 के ऊपर प्रोसेस 4, अराइवल टाइम 4 के ऊपर प्रोसेस 5, और इस तरह से अराइवल टाइम 6 पे एक प्रोसेस 6 है, और इसके अकॉर्डिंगली इनके बस टाइम भी दिए गए हैं। अब इसमें किस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन होगी, वो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के जो फार्मूला है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इसकी एग्जीक्यूशन अभी गैंट चार्ट में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले अराइवल टाइम पे प्रोसेस P1 आया, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जब उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई तो इसमें हमारे पास जो टाइम है जो हमने एलोकेट किया है वो 4 सेकंड हमने एलोकेट किया, जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम टाइम कहते हैं। तो P1 का जो बस टाइम है टोटल वो 5 है, लेकिन हमने जो टाइम स्पेसिफिक किया है वो 4 सेकंड है। तो 4 सेकंड हर एक प्रोसेस को, जब कोई प्रोसेस जैसे आया उस लिहाज से 4 सेकंड हर प्रोसेस को दिया जाएगा हर एक राउंड के अंदर। तो P1 का टोटल बस टाइम 5 है, लेकिन उसे पहले राउंड के अंदर 4 सेकंड उसको टाइम दिया, उसका 1 सेकंड रिमेनिंग था, लेकिन राउंड रॉबिन के अकॉर्डिंगली उसको प्रिम्प्ट कर दिया जाएगा। फिर प्रोसेस P2 को लेंगे, P2 का बस टाइम क्या है वो 6 है, तो इसे भी जस्ट 4 सेकंड दिया जाएगा। तो P2 जब प्रिम्प्ट होगा तो 8 सेकंड टोटल टाइम उसका CPU का वो एग्जीक्यूट हो चुका होगा, और उसका 2 सेकंड अभी उसका टाइम रिमेनिंग है, लेकिन उसको प्रिम्प्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रोसेस 3 है, उसका टोटल टाइम बस टाइम 3 है, तो इसे 3 टाइम दिया जाएगा। 4 अगर इसका 4 होता तो 4 देते, लेकिन अगर किसी का एग्जीक्यूशन टाइम कम है टर्न अराउंड सोर्स क्वांटम टाइम से, तो उसकी एग्जीक्यूशन जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही होगी। तो 3 के बाद इसको प्रिम्प्ट कर दिया जाएगा और इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, ये टर्मिनेट होकर चला गया। अब नेक्स्ट राउंड में इसकी बारी नहीं आएगी। फिर P4 का टोटल टाइम जस्ट 1 सेकंड उसने एग्जीक्यूट होना है, तो उसको 1 सेकंड के बाद P4 भी टर्मिनेट हो जाएगा। P5 इसका बस टाइम 5 है, लेकिन 4 क्वांटम टाइम स्पेसिफिक किया है, तो इसे 4 देने के बाद इसका भी 1 सेकंड बच जाएगा, इसे भी प्रिम्प्ट कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस P6 को लेंगे, उसका टोटल टाइम 4 है, तो वो 4 में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस दौरान टोटल CPU की जो टाइमिंग है वो 21 सेकंड एग्जीक्यूट हो चुकी। अब इसमें 2 प्रोसेस रहते हैं जिन्हें प्रिम्प्ट कर दिया गया था, क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन टाइम क्वांटम टाइम से ज़्यादा था। उसमें P2 था, उसका P2 के जो हैं वो सेकंड बाकी हैं, तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसके बाद फिर P5 का भी 1 सेकंड बाकी था, उसे भी एग्जीक्यूट किया गया था। तो इस दौरान हमने देखा कि जो भी प्रोसेस आया उसको उसी लिहाज से एग्जीक्यूट किया कि टर्न अराउंड टाइम उनका 4 था, 4 सेकंड उनको टाइम दिया और उसके बाद उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग इस दौरान टर्न अराउंड टाइम भी निकाल सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम बेसिकली कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर देते हैं, तो उसका टर्न अराउंड टाइम है। और वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम में से उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम जिसे बस टाइम कहते हैं वो माइनस कर देंगे, उसका वेटिंग टाइम है। तो इसमें उसका टर्न अराउंड टाइम भी हर प्रोसेस के अगेंस्ट आप देख सकते हैं फाइंड आउट या कैलकुलेट किया गया है, और इसके बाद वेटिंग टाइम जो है वो भी कैलकुलेट किया गया है। अब ओवरऑल जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो भी हम लोग से कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 प्रोसेस के जो वेटिंग टाइम को सम अप करके 6 पे डिवाइड कर देंगे, तो फिर उसका एवरेज वेटिंग टाइम वो कैलकुलेट हो गया है। अब इस टेक्निक के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो क्या हैं? द हायर द टाइम क्वांटम द हायर द रिस्पॉन्ड टाइम इज़ द सिस्टम। अगर किसी क्वांटम टाइम आप ज़्यादा रखेंगे तो फिर रिस्पॉन्ड टाइम भी ज़्यादा होगा। द लोअर द टाइम क्वांटम टाइम हायर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड इन द सिस्टम। अगर आप क्वांटम टाइम कम रखेंगे
तो फिर डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान जो स्विचिंग होगी एक प्रोसेस के बाद फिर नेक्स्ट की बारी, तो फिर ये ज़्यादा होगी, जो कि इसको मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट टास्क है। डिसाइडिंग अ परफेक्ट क्वांटम टाइम इज़ रियली अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क इन द सिस्टम। अब इस लिहाज से क्वांटम टाइम को परफेक्ट एलोकेट करना या असाइन करना ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।